हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग IBACI और ग्रेड 2 असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का जो एग्जाम हुआ था 16 सितंबर को, उसके सेकंड शिफ्ट का हम लोग मैथ के क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेंगे। 16 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, आप लोग जाके वहाँ देख ले। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उनका डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। अंजलि की वर्तमान आयु का 8 गुना, अंजलि की एज को यही मानते हैं। अंजलि की वर्तमान आयु का 8 गुना 8a, कमल की वर्तमान आयु के 2 गुने 2 कमल का के मानते हैं। कमल के वर्तमान आयु के 2 गुने से 14 वर्ष अधिक है। ये जो है 14 वर्ष अधिक है, इससे अधिक है। इसमें हम 14 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल। ये क्लियर। इधर ये अधिक था तो इसमें ऐड कर दिए, दोनों बराबर हो गया। कमल की वर्तमान आयु की 8 गुना, कमल जो है इसका 8 गुना यानी 8 के, अंजलि की वर्तमान आयु का 8 गुना यानी 8a से 8 वर्ष कम है। कमल का जो एज का 8 गुना अंजलि के एज के 8 गुने से ये जो है 8 वर्ष कम है। 8 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। दो इक्वेशन बन गया। अब पूछ रहा है हमें अंजलि और कमल के वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यानी अंजलि का एज ये माने है, कमल का के माने, तो ये प्लस के हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। और इसे अब हल कर देना है। ऐसे जब भी हम बता रहे हैं क्वेश्चन, पहले खुद आप हल करिए, ठीक है। यदि खुद बन जाता है तो अच्छा बात है, स्किप करके बढ़ जाइए, नहीं बनता है तो सोल्यूशन देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हल कर देना है, दोनों को माइनस कर देते हैं यहीं पे। ये खत्म, 8a में से 2 के जाएगा -6 और ये प्लस में 6 आएगा, बराबर में बच गया 0, यानी 6 के बराबर 6 हुआ तो के बराबर क्या निकल गया 1, यानी कमल का एज कितना हुआ 1। अब इसमें पुट कर देते हैं, 8 इकाई 8, 8 8 16, यानी 8a बराबर हो गया 16, a बराबर हो गया 2। अंजलि का उम्र 2 और कमल का उम्र 1, दोनों का योग पूछ रहा था 2 1 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले खुद ट्राई कर ले, उसके बाद वीडियो देखिए क्या सोल्यूशन है, ठीक है। ए और बी एक काम शुरू करते हैं और 8वें दिन दोनों काम बंद कर देते हैं। मतलब ए और बी जो है दोनों एक साथ काम शुरू करता है, 8वें दिन काम बंद करते हैं, यानी कि 8 डेज तक ये काम किया है, 8 दिनों तक ये दोनों काम किया है। दूसरी टीम डी और ई शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। यानी डी और ई 4 दिन काम किया, ए और बी 8 दिन काम किया और कार्य पूरा हो गया। डी और ई और ए और बी समान गति से काम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का क्षमता इन दोनों की क्षमता के इक्वल है, क्लियर। ए और बी उस काम का 80% कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए ए और बी और डी और ई सेम गति से करते हैं, मतलब ये किसी कार्य को 10 दिन में करेगा तो ये भी उसी कार्य को 10 दिन में करेगा। ये क्लियर, सेम गति से है। तो ए और बी 8 दिन बाद कार्य छोड़ा था, शेष कार्य को डी 4 दिनों में किया। यदि डी नहीं करता, ए और बी से ही काम करवाए तो ये भी 4 दिन ही लेगा, काहे कि दोनों का तो कैपेसिटी सेम ही है, समान गति से कर रहा है। मतलब ए और बी उस काम को कितना समाप्त करेगा, जब डी और ई न करे तो ये भी 4 दिन लेगा, और पहले से 8 दिन का रखा है, यानी ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना समाप्त करेंगे 12 डेज में, ठीक है। ये क्लियर। तो 12 दिन में वो पूरा कार्य करेंगे। अब पूछ रहा है 80% काम कितने दिनों में करेंगे, तो 12 का 80%, तो बड़ी अठी 96 दशमलव लग जाएगा, 9.6 डेज में वो 80% काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 336 मीटर की दूरी 112 सेकंड में तय करता है, और समान दूरी की दूसरी चक्कर 56 सेकंड में तय करता है। 336 मीटर की पहली चक्कर 112 सेकंड में, और समान दूरी यानी 336 मीटर की दूसरी चक्कर 56 सेकंड में तय करता है। तो एथलीट का औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसका डबल 672, और कुल समय इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 2 8 5 1 6 1 168। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, यही तो हो गया एवरेज चाल। तो 4 निकल गया, 4 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या होगा, एवरेज चाल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है और 16 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री देता है, ठीक है। पूरे लेन देन में 36% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए ग्राहक 16 वस्तुएं के लिए भुगतान कर रहा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। देखिए 15% डिस्काउंट देता है। मान लेते हैं हम मार्केट प्राइस कितना है 100, 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 85 रुपये में बेच रहा होगा। ये मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट दे दिए, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कह रहा है 16 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री में देता है, यानी कि मेरे पास 18 वस्तुएं आती है, जब 16 वस्तुएं खरीद रहे हैं और 2 वस्तुएं हमें मुफ्त में मिल रहा है, पर कितना वस्तु आया 18। ये क्लियर। अब यहाँ पर 18 वस्तु मेरे पास आया, 16 वस्तुओं के लिए हमने पे किया और 2 हमें क्या फ्री में मिल रहा है। तो 16 वस्तुओं के लिए हम लोग पे कर रहे हैं,
हर एक वस्तु का प्राइस क्या है 85। हम 16 गुने 85 यानी कितना रुपया पे कर रहे हैं 1360। 1360 हम पे कर रहे हैं, हमारे पास 18 सामान आ गया। यही हुआ, 16 वस्तुएं खरीदे तब तो 2 वस्तुएं फ्री में मिला। तो 16 वस्तुओं के लिए एक वस्तु का 85 है 15% डिस्काउंट के बाद। तो 16 वस्तुओं के लिए 1360 रुपया हम दिए हैं और 18 वस्तु हमें प्राप्त हो गया है। 18 वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या होगा? 18 वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? 18, हर एक का हम दाम 100 रखे हैं। 18 वस्तुओं का मार्केट प्राइस कितना हो गया 1800। ठीक है, हम उसके लिए मात्र पे किए हैं 1360 रुपया ही पे किए हैं, हमारे पास 18 वस्तु आ गया है। हमें प्रॉफिट हो रहा है 36% का। तो जो भी क्रय मूल्य होगा, मानते हैं एक्स है, ये हमें प्रॉफिट दे रहा है 36% का। तो प्रॉफिट लेने के बाद क्रय मूल्य पर पहुंचते हैं प्रॉफिट ऐड करने पर, तो 36% एक्स्ट्रा होने पर 1360 हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य 1000 होगा, क्योंकि 1000 का 36% है 1360, देखने से ही क्लियर है। ठीक है, तो मार्केट पर 1800 है तो वहाँ क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस 1000। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो क्रय मूल्य 1000 है, अधिक कितना है 800। 800 1000 का कितना परसेंट है, निकाल देना है 80%, यानी कि 80% अधिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक खिलौने का अंकित मूल्य 295 रुपए है। ठीक है, अंकित मूल्य 295 रुपए है। 20% की प्रारंभिक छूट दी जाती है, 20% का आप छूट दे रहे हैं, यानी कि 80/100 में बेच रहे होंगे। 0 0 4 5 5 से काटिएगा 25 25 59 आ गया। ठीक है, अब 59 चौके 236, यानी कि 295 अंकित मूल्य था। 80% की प्रारंभिक 20% का प्रारंभिक छूट पर दिए, 20% का छूट दिया, यानी कि 80 पर हम लोग बेच रहे हैं, 236 रुपया में बेच रहे हैं। अब कह रहा है कितने परसेंट की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, यानी इस पर हम और कितना छूट दे जो अंतिम विक्रय मूल्य 118 हो जाए। इस पर कितना छूट देना है, देखिए आधा आधी हो गया, देखिए क्लियर है कितना हो गया आधा आधी, यानी कि 50%। आधा मतलब 50%, 50% का डिस्काउंट दे दिया हम लोग, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट। एक बैंक 10 लाख की राशि 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। परिपक्वता पर देय मिश्रधन ये हो तो निवेश की गई समावधि क्या है? ठीक है, देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, P/1 + R/100 का पावर टाइम। तो धन है 10 लाख, 1 प्लस रेट है 19/100 का पावर टाइम बताना है, यही है 1685 159 मिश्रधन है 1685। ठीक है, इसे भी हल करिएगा तो आ जाएगा, और नहीं तो 10 लाख है। ठीक है, हर एक वर्ष 19 चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 19% का ब्याज मिलने का मतलब है हर एक परसेंट धन 19% बढ़ रहा है। नेक्स्ट ईयर मिश्रधन 119/100 बढ़ के यही चीज है, फिर बढ़ के 119/100, फिर 3 साल बढ़ा के देखते हो 119/100। ऑप्शन से ही चलेंगे, ऑप्शन हमेशा हल्का वाला ही लेना है, एक साल तो होना ही नहीं है कभी। एक साल में यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, बस देखिए सब खत्म। 9 9 इक्यासी 9 इकाई 9, 3 वर्ष होना है। आता गया समझ में, 3.5 2.5 नहीं होगा, तो आप हल करके देखिए। ठीक है, 3 वर्षों में तीनों का मल्टीप्लाई इतना आ ही रहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष में वो इतना मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 3 प्रकार के तेल मिश्रित किए जाते हैं, A 100 लीटर, B 85 लीटर और C 65 लीटर। 3 प्रकार के तेल A, B और C हैं। A हम 100 लेते हैं, तो B 85 लेते हैं और C 65 लेते हैं। ठीक है, और ABC प्रति लीटर लागत, इसका प्राइस का बात कर रहा है। A का 14 दाम है, तो B का 13 दाम है और C का 11 दाम है। रेशियो है, अनुपातिक राशि कुछ मानेंगे तो एक्स लगा देते हैं। ठीक है, ये सब रेट है, तीनों का प्राइस है। तो 1 लीटर मिश्रित तेल का लागत इतना है, तो मतलब 64.4 है, तो 3 टीनों में कुल कीमत, 3 टीनों की कुल कीमत कितनी होगी, जिसमें तीनों तेल 10-10 लीटर हो, जिसमें तीनों तेल है तीनों टीन में 10-10 करके है। ठीक है, तो उसकी अमाउंट पूछ रहा है कितना अमाउंट होगा। तो पहले देखते हैं किस रेशियो में हम लोग मतलब मिला रखे हैं। अगर जैसे 100 लिए हैं ए, 85 लिए हैं, 65 लिए हैं, 5 से भाग देते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। 5 से भाग दिए 20, 17 और ये 13, यानी 20 लीटर ए लिए, 17 लीटर बी लिए और 13 लीटर सी लिए। तो 20 लीटर लिए हैं ए, दाम क्या है 14x। 17 लीटर लिए हैं बी, दाम क्या है 13x। 13 लीटर लिए हैं सी, दाम क्या है 11x। यह 50 लीटर का दाम है कि इन तीनों का ऐड क्या है 50। हम 50 से भाग देंगे तो 1 लीटर का दाम निकलेगा। 1 लीटर का दाम दे रखा है 64.4। ठीक है, इसे ही हल कर दीजिए। ये 280 प्लस 13x कॉमन ले सकते हैं,
13x कॉमन लेंगे 17 प्लस 11 हो जाएगा, यानी गुने में आ जाएगा 28, ठीक है। और बट्टे में 50 बराबर 64.4, ठीक है। अब इससे आगे हल करते हैं। 280x है, x छोड़ दिए थे, 280x दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 364 आ रहा है, 28 दाएँ 280, 28 84, 364x आया और बट्टे में 50 बराबर 64.4, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 644 बट एक्स बराबर 64.4 और गुने में चल जाएगा 50, एक्स बराबर दशमलव उड़ाएंगे बट्टे में 0 0 0, इससे ये खत्म। एक्स क्या गया 5, एक्स 5 यानी कि 14 पचे 70, ठीक है। यहाँ से इसका दाम आ गया 70 ए का, बी का दाम हो गया 13 पचे 65 और सी का दाम हो गया 11 पचे 55। ये पर लीटर क्या हो गया, कीमत हो गया, ठीक है। तो 10 लीटर तेल का 10 लीटर ए का मात्रा से 10 लेते हैं, 10 लीटर का कीमत कितना होगा 70 गुने 10 700। बी लेते हैं कितना 10 लीटर ये भी लेते हैं, जिसका 10 का कीमत क्या होगा 650। और सी ये भी लेते हैं 55 का दाम है, 10 लीटर का दाम क्या होगा 550। ऐड कर दीजिए 1900 आया, ठीक है। यानी कि ऐसे तीन टीनों की कुल कीमत कितनी होगी जिसमें तीनों तेल में 10-10 हो। लैंग्वेज के हिसाब से 57 आंसर होना चाहिए, ठीक है। है कि तीन टीनों में कुल कीमत कितनी है जिसमें तीनों तेल 10-10 लीटर हो। एक टीन में अगर तीनों तेल 10-10 30 लीटर लेते हैं, एक टीन का दाम 1900 हो गया। बट 1900 आंसर है तो इंग्लिश वर्जन में कुछ और लिखा होगा, इंग्लिश वर्जन में यही लिखा होगा। ऐसे तीन टीनों की कुल कीमत कितनी होगी जिसमें हर एक में 10-10 लीटर तेल होगा, एक में ए होगा, एक में बी होगा, एक में सी होगा, तब 1900 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका 1900 आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 19,845, उसमें एक संख्या 63 है, ठीक है। एक संख्या 63 है, हमसे उसका एलसीएम पूछ रहा है, सॉरी एचसीएफ 63 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 19,845 है, उनका महत्तम समावर्तक 63 है, तो लघुत्तम बताना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इस पर पुट कर देंगे, इससे भी आएगा 845 बराबर एचसीएफ 63 है और एलसीएम इधर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा एलसीएम निकल जाएगा इसमें भाग देकर, ये क्लियर। एक इससे बन गया, नहीं तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है, किसी संख्या का जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है, ठीक है। तो 63 जब एचसीएफ है तो एलसीएम जो भी होगा 63 के मल्टीपल में होगा, इसका गुणज होगा। तो एक ही है 315 जो 63 से कटता है, ऐसे ही हम ऑप्शन से मार के बढ़ जाते हैं, ये सब नहीं कट रहा है 63 से, ठीक है। यदि कोई दो कटने वाला आता तो फिर हम यहाँ से निकालते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मैंने 1200 में दो पतलूनें खरीदी, एक पतलून पर 13% का हानि हुआ और दूसरी पतलून पर 12% का प्रॉफिट हुआ, और यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई न ही लाभ, यानी 0 पर रह गए, ठीक है। तो पहली पतलून का क्रय मूल्य क्या होगा, एलिगेशन लगा दीजिए 12 और दूसरी 13, यानी पहले का 12 दाम है, दूसरी का 13 दाम है। 12:13 के अनुपात में ये आपस में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 12-13 1200 रुपये दाम है, 12-13 25 होता है, 25 का वैल्यू 1200, एक का वैल्यू 48, ठीक है। हमें बताना है पहली पतलून यानी 12 का वैल्यू, 12 गुने 48 आ जाएगा 576। आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। धावक ए 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर सकता है, धावक बी उतनी ही दूरी 12 सेकंड में पूरी कर सकता है। ए जो है 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में और बी उतनी ही दूरी 100 मीटर की दूरी 12 सेकंड में, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 80 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी को 80 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है, इसका मतलब हो गया वो 280 मीटर ही दौड़ेगा, 80 मीटर को उसको छूट दिए हम, ठीक है। तो 280 मीटर दौड़ेगा और वो ये जो है खुद 300 मीटर दौड़ेगा। बढ़त का मतलब है पहले आप उसको वहां तक पहुंचवा दिए, 20 मीटर के बाद वो दौड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ए 200 मीटर, ए 300 मीटर दौड़ेगा और बी 280 मीटर दौड़ेगा, ये क्लियर। इस लाइन से ये हुआ। और 3 सेकंड देरी से दौड़ना शुरू करता है, एक बार में बोला 20 मीटर का बढ़त भी देता है और 3 सेकंड देरी से दौड़ना भी शुरू करता है, यानी कि बी जो है 3 सेकंड तक दौड़ता रहा, उसके बाद ए स्टार्ट करता है। तो बी 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, बी का चाल क्या होगा दूरी बट्टा समय, यानी 25/3 मीटर पर सेकंड क्या हो गया बी का चाल।
इसका दूरी बट्टा समय 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया ए का चाल, ठीक है। ये हो गया बी का चाल। 3 सेकंड में बी 25 मीटर चल देगा, तो 3 सेकंड में बी 25 मीटर और चल दिया, ठीक है। यानी बी को अब कितना दौड़ना है, 25 और माइनस कर देते हैं तो बच गया 255। बी 255 मीटर शेष है बी को दौड़ना, तब ये स्टार्ट ही किया है, ठीक है, ताकि 3 सेकंड बाद स्टार्ट किया है। अब इसे 300 मीटर दौड़ना है और इसे 255 दौड़ना है, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आगे पूछ रहा है यदि दोनों धावक समान, अब पूछ रहा है यदि दोनों धावक समान चाल बनाए रखे तो बी द्वारा दौड़ शुरू करने से लेकर ए द्वारा दौड़ पूरी करने तक, बी जब से दौड़ शुरू किया, बी द्वारा दौड़ शुरू करने से लेकर ए द्वारा दौड़ पूरी करने तक, ए बी द्वारा जो कुल दूरी तय की गई है उसे बी अकेले कितने समय में तय करेगा। तो बी जब दौड़ स्टार्ट किया है तब कितना दूरी तय किया, वो कब तक पता करना, जब तक ए पूरी दूरी न तय कर ले। ए का दौड़ पूरी करने तक में ए और बी पता करते हैं कितना दूरी तय किया होगा। यानी ए को हम पूरी दौड़ करवाते हैं, अगर ए पूरा 300 मीटर दौड़े पूरा लास्ट तक, ए का दौड़ पूरी करने तक कह रहा है, ये 300 मीटर चला, टाइम कितना लेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 30 सेकंड समय लेगा। 30 सेकंड में वो 300 मीटर तय कर लेगा, इसका फिनिश हो गया, दौड़ खत्म। अब 30 सेकंड ये भी चला होगा, 30 सेकंड में कितना चला होगा वो देखते हैं। इसका चाल है 100/12 यानी 25/3 है। 30 सेकंड में कितना चलेगा, बी का बात कर रहे हैं, 250 मीटर चलेगा। 255 चलना था, यानी 250 चल के 5 मीटर शेष रह गया और दूरी इसका, और ये चला कितना है 250 मीटर। ये क्लियर, 5 मीटर अभी दूरी शेष है इसका, और ये जो है अपना रेस पूरा कर चुका है। अब बताइए ए की दौड़ पूरी करने तक बी का दौड़ शुरू करने से लेकर ए बी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है वो पता करते हैं। ए जो है वो तो 300 मीटर चला, अब बी कितना चला होगा। शुरू में हम 20 मीटर का छूट दिए तो उसको तो गिनना ही नहीं है, और लास्ट में 5 उसका शेष ही रह गया, यानी 20 5 25 हम माइनस करते हैं 300 में, यानी 275 मीटर ही दौड़ा होगा। ये बताया समझ में, 250 इधर दौड़ा 25 इधर दौड़ा, 275 ही दौड़ा है बी, और ये दौड़ा है 300, दोनों मिलकर दौड़ा है 575 मीटर ही, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो बी द्वारा कितना समय लेगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। अब दूरी है 575 मीटर, और चाल क्या है बी का, बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी का चाल है 25/3। 25/3 से भाग देंगे तो 3 ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। अब 25 से इसे भाग दीजिएगा, 25 23 आ जाएगा, 23 दिए 69 सेकंड लेंगे वो, ठीक है। इतना दूरी तय करने में कितना लेगा 69 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 9 सेकंड। बात आ गया होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दे रखा है इतना बड़ा, अब करा इसका घनमूल बताइए। देखिए घनमूल बता रहा है, इस तरह आंसर है कि पक्का ये चारों में किसी का क्यू होगा, ठीक है। ये आंसर है ना, इसका क्यू होगा ये 100%। घनमूल पूछ रहा है, घनमूल कैसे निकालते हैं, अगर √8 हो तो 2 गुने 2 गुने 2 3 बार होगा, 3 में से 1 बाहर करते हैं, उसी प्रकार क्यू होगा तब तो 1 बाहर आया होगा, क्यू पर बैठेगा, वही हम लोग देखते हैं कितना पर बैठेगा, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √11 × 55 माइनस √17 पोस्ट में बंद है, इसको क्या लिख सकते हैं 3√55 गुने √17। देखिए 3ab, a माइनस बी का सीन पकड़ा रहा है, तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिए ये लास्ट में ये पकड़ा रहा है, ए क्यू बी क्यू होना चाहिए, ये ए और बी होना चाहिए, यानी कि √55 का क्यू माइनस √17 का क्यू माइनस 3√15 55 गुने √17 इंटू √55 घटे √17, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखते हैं इस पर ही बैठ रहा है कि नहीं, ये लास्ट वाला तो मैच कर गया यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों में देखते हैं। √17 का क्यू क्या होगा √17 गुने 17, ठीक है। 2 में से 1 17 बाहर आएगा तो रूट में रह जाएगा, तो सही है, ये भी मैच कर गया। इसको देखते हैं √55 का क्यू क्या होगा √55 गुने मतलब 55 गुने 55 3 बार, 11 5 11 गुने 5 11 गुने 5 हम लिख सकते हैं, 11 गुने 5 हम लोग लिख सकते हैं सब। देखिए 2 में से 11 बाहर, 2 5 में से 5 बाहर, √11 बच गया, √5 बच गया, देखिए मैच कर गया। यानी कि √55 माइनस √17 के होल क्यू पर आया ये पूरा, ठीक है। ये पूरा जो है √55 माइनस √17 का होल क्यू है, इसी का हमें बताना है घनमूल। 3 में से 1 बाहर करेंगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर।
ये दे रखा है तो हमें सी के किस मान के लिए इतना बराबर ये होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ गुना में है, अगर कहीं भी बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ए बराबर एम प्लस एन कर देते हैं। यहाँ देखिए ए बेस से में पावर जुड़ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 50। यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए के पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर ए के पावर 50। अब दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल ही होगा, तो सेम कर दिए। 2x बराबर 50, एक्स बराबर 25। उसी प्रकार यहाँ देखिए बी का पावर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 3x बट्टे में 3 बराबर, ये देखिए जब भी पावर का पावर हो दोनों गुना हो जाता है, 7 चौके 28। ठीक है, ये बी के पावर में है और ये सभी बी के पावर में है, तो फिर ऊपर वाला सेम हो जाएगा। भिन्न का जोड़ करते हैं, 3 दूना 6y प्लस 3x प्लस वाई माइनस 3x बराबर क्या हो गया 28। 3x कैंसिल, 7y बराबर 28, तो y बराबर 4। x और y हमें पता चल गया, इसमें पुट कर दीजिए। सी क्यू बराबर x है 25, तो 25 का पावर 3/2, y है 4, 4 के पावर 3, 7 के पावर 3 प्लस 1, तो 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 का पावर 3/2, इससे ये खत्म, तो 5 के पावर 3 होता है 125, 4 के पावर 3 होता है 64, 7 के पावर 3 होता है 343, ये है 1। सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये 64 1 65, इसमें जोड़ेंगे तो 190 हो रहा है, 65 और 125 190, 3 9 से 3 हाथ में 1 3 5 533, यानी सी क्यू का वैल्यू क्या आ गया 533। हमें पूछ रहा है सी बराबर घनमूल निकालना है इसका 533, यही होगा आंसर। ठीक है, ये 13 नहीं आएगा, जिस तरह इक्वेशन है 13 नहीं आने वाला है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 54,500 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। 2 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या है। ठीक है, देखिए 8% वार्षिक है 2 वर्षों के लिए, 8 गुना 16% बढ़ेगा अमाउंट, 545 इतना है, 16% बढ़ा दीजिए तो 16/100, बस इसे ही गुना कर दीजिए, आ जाएगा मिश्रधन। ठीक है, ये नंबर, ये दोनों तो होना ही नहीं है, क्लियर कट। चलिए नेक्स्ट, 3 पेन और 9 पेंसिल, 3 पेन को पी लिखते हैं, पेंसिल को पीएन कर देते हैं, इसका कीमत है 180। 3 पेन और 7 पेंसिल का कीमत है 150। हमसे पूछ रहा है 8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत क्या होगी, और इस इक्वेशन को हल कर देना है, दोनों माइनस करते हैं तो ये खत्म, 9 में 7 गया, 2 पेन बराबर यहाँ से 30 निकल गया। ठीक है, एक पेन का कीमत क्या निकल गया 15, बस पेन निकल गया तो एक पेंसिल निकाल लीजिए, और 8 और 4 का दाम पूछ रहा है, बात खत्म। एक पेंसिल का भी देखिए लगता है 15 ही निकल रहा है, 15 नमा 135, माइनस करेंगे तो 45, एक पेन का दाम भी 15 ही निकला। ठीक है, तो 8 4 12 गुने 15 180, बता गया समझ में, इक्वेशन हल करके पेन और पेंसिल निकाल लीजिए, निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट, पिछला सीट में भी ये क्वेश्चन था, इसका मतलब ये समानुपात का चीज, इसका मतलब होता है इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो का क्या है, समान है। ठीक है, ये कितना गुना है 3 गुना, ये भी 3 गुना होना चाहिए, 1.2 है 0.4 लेते हैं, 3 गुना हो रहा है 0.4 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, किरण 4100 से व्यवसाय शुरू करती है, 41,000 से। ठीक है, और 7 महीने बाद जरीना किरण के साथ साझेदार के रूप में जुड़ जाती है। ठीक है, एक वर्ष में 8:5 के अनुपात में विभाजित होता है, तो पूंजी में जरीना का योगदान कितना है। 41,000 रुपए कौन है, किरण निवेश करती है, किरण 1 वर्ष बाद यानी किरण 12 मंथ रहती है। ठीक है, 7 महीने बाद जरीना आती है, जरीना मान लेते हैं 100 रुपए लेके आती है, 7 महीने बाद, यानी कि 5 महीना के लिए चलता है, 7 महीना बाद आया, जैसे बचा 5 महीना के लिए बिजनेस की वो, और दोनों का लाभ है 8:5। तो पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय यही होता है लाभ का रेशियो, 5 से 5 खत्म, एक्स बराबर क्या होगा 41,000 गुने 12, 8 आ जाएगा, बट्टे में सही कटकुट करिए, इतना आ गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 मित्र ए बी सी एक लकड़ी के मेज के औसत वजन का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। ए के अनुसार मेज का वजन 90 केजी से अधिक और 97 केजी से कम होगा, इसी के बीच होगा। उसके अनुसार ठीक है, बीच होने वाला है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बी क्या अनुमान लगा रहा है, उसके अनुसार मेज का वजन 85 केजी से अधिक, इसके अनुसार 85 से अधिक है और 95 से कम है, 95 केजी से कम है, इसके अनुसार 90 से अधिक है। ठीक है, यानी कि 91 92 इन दोनों के अनुसार, 93 और 94 इन दोनों के अनुसार ये हुआ 95 से कम और 90 से अधिक। ठीक है, और सी का भी देख लेते हैं, सी के अनुसार मेज का वजन 93 से अधिक नहीं हो सकता, 93 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 93 हो सकता है, उसके अनुसार 93 से अधिक नहीं होगा, 93 को भी वो छाट दिया,
उसके अनुसार 91, 92, अब तीनों के हिसाब से या 91 होगा, 92 होगा या 93 होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि उन सभी का अनुमान सही है तो लकड़ी के मेज के विभिन्न संभावित वजनों का एवरेज क्या होगा। तो विभिन्न संभावित एवरेज ये निकला, मतलब ये निकला है वजन तीन को, इन तीनों का एवरेज पूछ रहा है 91 प्लस 92 प्लस 93 बट्टा 3। एवरेज क्या था, सभी का योग बट्टा टोटल, आ गया 92। पता गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। मंजीत को सेल में पहले 5% की वृद्धि होती है, दूसरे में 25% की वृद्धि प्राप्त होती है, जिससे उनकी वर्तमान सेल 1,59,600 हो जाती है। 2 वर्ष पहले उसकी सेल कितना था। 2 वर्ष पहले एक्स मानते हैं, 5% बढ़ा 105 बट्टा 100, सेम क्वेश्चन करा चुके हैं। 125 बट्टा 100 ये हो रहा है 1,59,600। यहाँ से निकाल लीजिए, या एकल वृद्धि पता करते हैं। ठीक है, एकल जब 2% दे रखा हो ए और बी और एकल वृद्धि बताना हो तो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बट्टे 100। तो 5 25 30 प्लस 25 25 125 बट्टा 100 यानी 1.25 यानी 31.25 का ओवरऑल वृद्धि होने वाला है। ऑप्शन सही मार दीजिए। 1 लाख है, 1 लाख के आसपास है, 31% बढ़ाना है, 31,000 रुपया बढ़ेगा, ये होना नहीं है। ये है 1.5 लाख, 15 45 2 लाख भी क्रॉस कर जाएगा, होना नहीं है। बड़ा हम चेक कर रहे हैं, ये भी होना नहीं है। तो इसे अनुमान से ऑप्शन सही मार दीजिएगा, इतना हल करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों को पढ़ते पढ़ते आप समझ जाइएगा। 31.25 बढ़ना है, ऑप्शन देखिए बढ़ाने पर कौन इसके करीब आ रहा है, वही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। श्रीमान एक्स अपनी आय का 25% मकान के किराए पर, 16% भोजन पर, मकान के किराए का 3/5 यानी 25 का 3/5, 15% बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, बच्चों की शिक्षा कितना 15%, 12% भविष्य के निवेश पर, 12% यात्रा मनोरंजन पर। अब भोजन और दवाओं का 3/4, भोजन दवा ये है, इसका 3/4 कितना होता है 12, 3/4 दीर्घकालीन बचत पर, 12% बचत कर रहा है, ये करता है बचत। ठीक है, और शेष विविध व्यय पर खर्च करते हैं, और शेष विविध व्यय पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, यदि बच्चों की शिक्षा मतलब 15%, यात्रा और मनोरंजन मतलब 12%, इन दोनों का जो अंतर है वो इतना है। तो 15-12 का अंतर क्या निकल गया, शिक्षा और मनोरंजन का बोल रहा है 3% है, ये अंतर है 4260, 1% 1420 हो गया। ये क्लियर। तो विविध पर हम कितना खर्च करते हैं, तो विविध का परसेंटेज पता कर रहे हैं। ठीक है, सभी को ऐड कर दीजिए, 12 24 36 और 25 5 40 36 76 और 16 92, 92% हम कर रहे हैं। ये सब ऐड करने में 92 आ रहा है, तो बच रहा है 8%। 8 कर रहे हैं विविध में खर्च, 1% का वैल्यू इतना, 8% का वैल्यू बता देना है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। 8 पुरुष 14 दिनों में 29 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं, तो कितने पुरुष 2 दिनों में 58 फीट गहरा कुआं खोद सकता है। देखिए, मैन गुने डेज बट्टा वर्क करना है, फिर मैन गुने डेज बट्टे वर्क करना है। ठीक है, कितने मैन है, 8 मैन है, 14 दिन में है, कितना काम करते हैं 29। मैन नेक्स्ट बताना है फिर आदमी की संख्या, तो मान लेते हैं एक्स आदमी है, 2 दिनों में 59 काम कर देते हैं, 58 काम कर देते हैं। इसे हल कर दीजिए, 29 दूना 2 से 2 खत्म, एक्स आ गया 14 8 112, यानी 112 आदमी जो है 2 दिनों में 58 फीट कुआं खोदते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नेक्स्ट शिफ्ट का यानी थर्ड शिफ्ट का वीडियो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।